हेलो टीचर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपीजीआईसी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम था, जो 7 जून को होने वाला था, लेकिन अब वो 14 जून को होगा। ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैंने 2021 में बनाए थे जब ये लास्ट वैकेंसी निकली थी, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिल्कुल शुरू से हम शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को। पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम मैक्रो करेंगे फटाफट। लगातार 20 दिन के रिवीजन में हम ये पूरी को ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड से। ये जो नोट्स हैं ये आपको मेंस में भी लिखने के लिए हेल्प करेंगे, तो इसी पर्पज़ से मैंने ये बनाए थे उस टाइम पे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड सभी को पता है, बेसिक चीज़ है, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल इन 1890s इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। है ना, सबको पता है ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो अल्फ्रेड मार्शल ने उन्होंने बुक लिखी थी 1890s में, तो उन्होंने ही ये दिया था। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, सबको पता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होती है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और कीपिंग अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी जो थिंग्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। और लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और नॉर्मल गुड के केस में डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है ये लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है नॉर्मल गुड के केस में डाउनवर्ड होता है। ठीक है, और हर गुड के केस में इसका स्लोप अलग अलग होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं, क्यों ये लेफ़्ट टू राइट होता है ना, राइट टू लेफ़्ट क्यों नहीं होता है, अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं होता, डाउनवर्ड ही क्यों होता है। रीजंस क्या हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के। सबसे पहला है इनकम इफेक्ट, है ना। ये ऑप्शंस में होते हैं जब एमसीक्यूज आते हैं ना, क्वेश्चंस एमसीक्यूज, तो उसमें ये ऑप्शंस होते हैं, आपको ना इसको लॉजिकली सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस हम उनको कैच नहीं कर पाते, तो बस वही आपको देखना है। रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न है इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट का क्या मीन्स है, डिमांड कर्व के स्लोप से इसका क्या लेना देना है। मीन्स ये है कि अगर प्राइस घटते हैं, प्राइस घटने से हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है ना, और रियल इनकम बढ़ने से हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि हम अब वही सेम चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद सकते हैं, है ना, तो इनडायरेक्टली हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यही इनकम इफेक्ट है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, अगर प्राइस घटते हैं तो गुड्स बिकम चीपर एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, जो दूसरा गुड है जो इसका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये गुड जो है वो चीपर हो जाता है, इसलिए डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एज कंज्यूमर बाय more unit of a commodity, the marginal utility of that commodity continues to decline. Therefore, consumer will buy more units of commodity only when price of that product begins to decline. अब इसका क्या मतलब, इसका मीन्स क्या है, जब हम किसी कमोडिटी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं तो उसकी जो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है ना, उससे प्राप्त होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो घटना शुरू हो जाती है। ठीक है, हमें उससे उतनी यूटिलिटी अब नहीं मिल रही होती है। तो और ये क्या कह रहे हैं, देयरफॉर कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ओनली व्हेन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट बिगन्स टू डिक्लाइन। ओके, नेक्स्ट है हमारे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, आपने पहले भी पढ़े होंगे, इनसे एमसीक्यूज आ जाते हैं कि व्हाट इज़ वेवलन इफेक्ट, है ना। तो हम पढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शंस। जैसे फर्स्ट है हमारा वेवलन इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेवलन इफेक्ट। तो वेवलन जो है उन्होंने ये इफेक्ट बताया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्पिशियस कंजम्पशन। तो कंस्पिशियस कंजम्पशन की ही इन्होंने बात की थी। अंडर दिस केस द प्रेस्टीज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज लिंक्ड विद इट्स प्राइस, हायर द प्राइस मोर विल बी द प्रेस्टीज एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाइस वर्सा। इसका मीन्स क्या है, किसी चीज़ की के प्राइस जितने ज़्यादा होंगे ना, उस चीज़ की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं ना कि उनको महंगी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, जैसे जिस चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं वही उनके लिए हायर वैल्यूएबल होंगे, है ना, जिसकी प्रेस्टीज वैल्यू ज़्यादा होगी, ब्रांडेड चीज़ें कुछ, उन्हीं को हम बोलते हैं वेवलन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि कंज्यूमर वही करते हैं,
उस कमोडिटी के प्राइस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे कंज्यूमर उसको उतना ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिवन गुड्स। तो नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शन है गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू रॉबिन गिफिन, फॉर गिवन गुड्स देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड जो है यहाँ वो फेल हो जाता है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो गिवन गुड्स आर लो प्राइस्ड गुड्स हैविंग ओनली फ्यू सब्सिट्यूट्स। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द गिवन गुड्स, तो गिवन गुड्स आर लो प्राइस गुड्स, है ना। लो प्राइस गुड्स होते हैं और उसके बहुत ही कम सब्सिट्यूट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेड और राइस। ब्रेड और राइस के हमारे पास बहुत कम सब्सिट्यूट देखने को मिलते हैं। और इसका एग्जांपल जैसे मान लो कि ब्रेड के प्राइस राइज हो गए, तो जो पुअर फैमिलीज़ है ना, अब वो रोटी खाना तो नहीं छोड़ेंगी ना, वो अपनी क्या करेंगी, वो मीट एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना बंद कर देंगी, जैसे कि मीट और इसके अलावा और भी वो जो चीज़ खाते हैं उसको खाना बंद करेगी, ताकि वो अपने इस ब्रेड की कंजम्पशन को मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पर गिवन गुड्स में प्राइस बढ़ रहा है और ब्रेड जो है वो ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। प्राइस इंक्रीज़ होने से ब्रेड की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि गिवन गुड्स के केस में जो डिमांड कर रहा है वो पॉजिटिवली स्लोप बनता है, ठीक है, पता ही है आपको। इनमें अभी हम जो वेबलन इफेक्ट पढ़ रहे थे उसमें भी डिमांड कर पॉजिटिवली ही बनेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? एक तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, इसका पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो प्राइस इफेक्ट है वो बहुत पॉजिटिव होता है। और दूसरा नेगेटिव सब्सिट्यूशन इफेक्ट, इसका सब्सिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है क्योंकि इसका कोई इसके ज़्यादा सब्सिट्यूट्स होते ही नहीं हैं। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो इनकम इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है सब्सिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है। और नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स विच हैज़ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैंड वैगन इफेक्ट। तो बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटीज़ बिकॉज अदर्स आर डूइंग सो, है ना। बैंड वैगन इफेक्ट सिंपल है, इसमें ये होता है कि हम ना दूसरों को देख के डिमांड बढ़ा देते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा उस मेरी फ्रेंड ने भी आईफोन लिया है तो मैं भी ले लेती हूँ, है ना। तो इसमें क्या होता है, दूसरों को देखकर चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट है स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटीज़ बिकॉज अदर आर नॉट डिमांडिंग दैम। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में कि बाकी लोग नहीं खरीद रहे तो हम खरीदेंगे, मतलब उनको रेयर चीज़ें खरीदना पसंद है जो दुनिया में कम है, और वो ऐसी रेयर कमोडिटी ज़रूर खरीदते हैं जो लोगों के पास नहीं है, अपना शो ऑफ करने के लिए, ठीक है। जैसे कि रोलेक्स की वॉच खरीद ली, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम स्नोब इफेक्ट में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शंस में फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड और रिलेशन विद डिमांड। तो इनका हम रिलेशन देखेंगे, जो फैक्टर्स हैं इनका डिमांड के साथ कैसा रिलेशन होता है हम वो पढ़ेंगे सिंपल भाषा में। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ डिमांड। अगर देखो कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस बदलती है तो डिमांड पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इनकम ऑफ द पीपल, इनकम बढ़ती है तो डिमांड पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखो अगर रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आता है तो गुड अगर सब्सिट्यूट है तो पॉजिटिव रिलेशन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है तो नेगेटिव रिलेशन होगा। और एडवर्टाइजिंग, अगर सोचो अगर डिमांड कोई प्रोडक्ट है उस पर एडवर्टाइजिंग हो तो उसका भी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है? पॉजिटिव, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस, उसका भी डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ता है? पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे एमसीक्यूज़ बनते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन करते चलो साथ साथ में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन डिमांड। पढ़ा हुआ होगा आपने वैसे पहले भी, और सिंपल सा है, बस रिवाइज कर लेते हैं। देखो जब लीड्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जब डिमांड में होते हैं ना तो डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होते हैं, ठीक है। और अगर सेम डिमांड कर्व पर हैं हम, ठीक है, और डिमांड हमारी बढ़ रही है और चेंज हो रही है तो उसको हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जब होते हैं तो डिमांड कर्व शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो लीड्स टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और क्यों होता है ये? कॉज्ड बाय फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ये कब होता है? जब प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके जो फैक्टर्स हैं जो हमने अभी ये पढ़े हैं, ये सारे फैक्टर्स, अगर इन फैक्टर्स में चेंज आता है
तो डिमांड इंक्रीज होती है, मीन्स शिफ्ट होती है राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। ओके, तो अगर डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड, और अगर डिमांड घटती है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये मैंने बता दिया था, अगर प्राइस में चेंज आता है तो सेम डिमांड कर्व पर होंगे, जैसे कि यहाँ पर है हम। तो अगर हमारी प्राइस जो है वो मान लो घट जाते हैं, तो सॉरी प्राइस बढ़ गए हैं, देखो अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो घटती चली जाएगी। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, तो इस ये क्या होता है, लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसमें क्या होता है, डिमांड कर्व पर ही मूवमेंट होती है, मतलब अगर प्राइस बढ़ गए तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। तो हम यहाँ इस पॉइंट से, मान लो पहले हम अगर इस पॉइंट पर थे और प्राइस बढ़ते हैं तो हम क्वांटिटी डिमांड हमारी कम हो जाएगी, है ना, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएंगे, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है, क्योंकि डिमांड घट रही है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। और सेम अगर प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, पहले हम मान लो इस पॉइंट पर थे, अब प्राइस जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए तो हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड। पढ़ा हुआ होगा सबने पहले से ही, ठीक है, बाकी बस ये रिवीजन ही था। तो इसके कॉज क्या होते हैं, ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिमांड कर्व में इंक्रीज शिफ्ट कब होता है, तो फैक्टर अदर देन द प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होती है। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होते हैं, जब प्राइस में चेंज आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको याद रखना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और एक क्वेश्चन का आंसर आप इस में देंगे कि ना, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किसने दिया था, ठीक है, वो आप डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। और अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दोगे कि अगर हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो इसका डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। कमेंट में सब बताएंगे कि ना एडवर्टाइजिंग का डिमांड पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है कि नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है या कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। ओके, बाय बाय।